हाय एवरीवन। रिसेंटली जीएसटी में गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इशू की है टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर के रिगार्डिंग। और इसी टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर के रिगार्डिंग हमारे पास पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारी क्वेरीज आई है और लोगों का ये सवाल है कि क्या ये टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन कोई ऐसा नंबर है जो आपको जो एक आपका परमानेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट वो देने से पहले आपको एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर देगी और उसके बाद वो आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन देगी, या फिर इसका मतलब कुछ और है, या इसका जीएसटी के अंदर क्या यूज है। तो इसी पूरी चीज़ को, इस पूरे कन्फ्यूजन को क्लियर आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज क्लैरिफाई कर देना चाहूंगा कि जो ये टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर है टीआईएन है, इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि अब से गवर्नमेंट आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन देने से पहले जो आपका नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो देने से पहले आपको एक टेम्परेरी नंबर देगी, आपको एक टीआईएन देगी। ये इसका मतलब कहीं से भी नहीं है। तो अब सवाल आता है कि ये टीआईएन टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर एग्जैक्टली है क्या और इसका जीएसटी में यूज क्या है, और इसकी यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक नया रूल लाने की गवर्नमेंट को यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ी। तो इस पूरी चीज को समझने के लिए, इस पूरी चीज को एग्जामिन करने के लिए हम डायरेक्टली हमारी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो सीधा इस रीसेंट नोटिफिकेशन पे जंप करने की जगह हम हमारा जो सीजीएसटी रूल्स है उसका जो रूल 87 है जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के रिगार्डिंग बात करता है, उसके सब रूल 4 को यहाँ पे देखते हैं। इस सब रूल 4 को देखने से हमें जो यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसके रिगार्डिंग एक क्लैरिटी मिलेगी और हमें समझ आएगा कि ये यहाँ पे क्या रेलिवेंस है, जो नया रूल लाया गया उसका यहाँ पे क्या रेलिवेंस बन रहा है। तो हम सीधा सब रूल 4 के ऊपर चलते हैं। तो अब आपका जो सब रूल 4 है वो यहाँ पे बात करता है कि अगर कोई पेमेंट करनी है, अब पेमेंट किसे करनी है, कोई ऐसे पर्सन को करनी है जो रजिस्टर्ड नहीं है इस एक्ट के अंदर। तो अब ऐसा पर्सन जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, वो उसे अगर कोई जीएसटी के अंदर पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आ जाती है तो वो पेमेंट किस तरह से करेगा। तो वो पेमेंट करेगा एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर लेने के बाद। एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होगा उसका, वो टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर जब जनरेट हो जाएगा उसके बाद वो पेमेंट करेगा। और कौन से पर्सन जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है उनके केसेस के अंदर अगर उन्हें कोई पेमेंट करनी है तो वहां पे टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर का यूज आता है। तो उस टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर के थ्रू वो अपनी जो जीएसटी एक्ट के अंदर कोई भी पेमेंट करनी है वो अपनी पेमेंट यहाँ पे करेंगे। और ये आपका जो टीआईएन है, टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो जनरेट होगा आपके कॉमन पोर्टल पे, मतलब जो आपका जीएसटी का पोर्टल है उसके ऊपर आपका ये टीआईएन जनरेट होगा। तो अब आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये रूल तो ऑलरेडी जीएसटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि अगर कोई ऐसे पर्सन को पेमेंट करनी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर के थ्रू पेमेंट करेगा। तो अब यहाँ पे एक नया रूल लाने की रिक्वायरमेंट कहाँ से आ गई, क्यों गवर्नमेंट एक नया रूल लेके आई है और एक दो चेंजेस किए हैं, चाहे वो आपके रूल्स के अंदर हो, चाहे वो एक नया फॉर्म लाने की बात हो, तो ये चेंजेस यहाँ पे गवर्नमेंट क्यों लाई है। तो इस चीज को आप ऐसे समझिए कि अगर जीएसटी एक्ट में, जीएसटी लॉ में कहीं पे भी कोई बात लिखी है तो उस बात को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, उस बात को इन इफेक्ट कैसे लाया जाएगा, उसको यहां पे गवर्नमेंट जीएसटी लॉ के अंदर ही मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। तो मान लीजिए अगर जीएसटी एक्ट आपको बोलता है कि आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है, जीएसटी के अंदर आपको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। अब जीएसटी एक्ट अगर आपको सिर्फ इतना बता के रुक जाए कि आपको जीएसटी के अंदर रिटर्न फाइल करनी है, तो आपको कैसे समझ आएगा कि रिटर्न फाइल कैसे करनी है, ऑनलाइन करनी है, ऑफलाइन करनी है, क्या मेरे को कौन से फॉर्म के थ्रू करनी है। तो जीएसटी एक्ट अगर बोलता है कि आपको रिटर्न फाइल करनी है तो वो आपको स्पेसिफिकली बताएगा कि आपको जीएसटीआर 3B के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल करनी है, ऑनलाइन आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है। तो जब आप ये रूल देखेंगे तो इस रूल के अंदर ये बात तो लिख दी गई कि कोई ऐसा पर्सन जो रजिस्टर्ड नहीं है अगर उसे पेमेंट करनी है तो वो एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर के थ्रू पेमेंट करेगा, और क्या वो कॉमन पोर्टल के ऊपर जाके पेमेंट करेगा। लेकिन अब ये इशू ये आ रहा है यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर के थ्रू पेमेंट करने का तो बता दिया, लेकिन ये बात कहीं पर लिखी नहीं जीएसटी एक्ट में, जीएसटी लॉ में ये बात कहीं पर लिखी नहीं कि ये टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा कैसे, कैसे इसे, इसका पूरा प्रोसीजर किस तरह से काम करेगा, इसके इनेबलिंग प्रोविजंस किस तरह से काम करेंगे। तो यहां पे एक बहुत बड़ा ये इशू आ रहा था कि इसका जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है वो किस तरह से काम करेगा। तो उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट एक नया रूल लेके आई है, रूल 16A। और रूल 16A लाने के बाद जो आपका रूल 87(4) है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का रूल है, उसके अंदर भी इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया कि जो आपका टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होगा कॉमन पोर्टल के थ्रू वो आपका रूल 16A की अकॉर्डेंस के अंदर होगा। तो मतलब पहले ऐसे कोई भी बात यहाँ पे नहीं लिखी हुई थी, सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि आपको टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमन पोर्टल पे होगा, लेकिन इसका क्या प्रोसेस है, किस तरह से ये सारा प्रोसेस होगा, वो बात कहीं पे भी रूल्स के अंदर नहीं लिखी हुई थी। तो इसी चीज को सही करते हुए, इसी चीज को यहाँ पे गवर्नमेंट अपना एक यहाँ पे एड ऑन करते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पे बताया कि वो पूरी की पूरी चीज कैसे होगी। जो कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर पेमेंट करता है तो वो रूल 16A की अकॉर्डेंस के अंदर उसका टीआईएन जनरेट होगा और उसके बाद वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमन पोर्टल के ऊपर पेमेंट करेगा।
अब अगला सवाल आता है कि कोई ऐसा पर्सन जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है उसे पेमेंट करने की क्यों रिक्वायरमेंट हो सकती है, या ऐसा भी बोल लीजिए कि आप कोई ऐसा पर्सन है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही उसे रजिस्टर होने की लाइबिलिटी है, कि मेरे के ऊपर कोई जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन होने की तो लाइबिलिटी नहीं है, फिर भी मेरे को जीएसटी एक्ट के अंदर पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आ रही है। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। तो अब मान लीजिए कि कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा था, किसी कन्वेंस के थ्रू, किसी व्हीकल के थ्रू कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, और जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहा था तो जो जीएसटी ऑफिसर्स है उन्होंने उस व्हीकल को रोक लिया, और उस व्हीकल के साथ जो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो उस व्हीकल के साथ नहीं थे। अब ऐसे केस के अंदर जो जीएसटी ऑफिसर्स है उन्होंने जो व्हीकल है, जो कन्वेंस है, उसे भी रोक लिया, और जो माल है उसके अंदर जो गुड्स है उसे भी रोक लिया। लेकिन अब जो कन्वेंस वाला है, जो ट्रांसपोर्टर है, वो कहता मेरे को तो मेरा ट्रक छुड़ाना है। अब वो जो व्हीकल जिसका गुड्स है वो आगे आए ना आए, कब आए, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर चाहता है कि मेरे को तो मेरा ट्रक छुड़ाना है, तो उसके रिगार्डिंग जीएसटी एक्ट बात करता है। तो जो आपका सेक्शन 129 है जीएसटी एक्ट का, वो इस रिगार्डिंग बात करता है कि एक ट्रांसपोर्टर भी, जो कन्वेंस का ओनर है, वो भी आगे आके जो भी रिक्वायर्ड पेनल्टी है उसकी पेमेंट करके अपने कन्वेंस को छुड़ा सकता है। यहाँ पे गुड्स की बात नहीं है, जो आपका ट्रांसपोर्टर है, जो कन्वेंस का ओनर है, वो अगर अपना कन्वेंस छुड़वाना चाहता है तो वो भी पेनल्टी पेमेंट करके, उसके लिए कुछ कम पेनल्टी है, उतनी अमाउंट की पेमेंट करके अपने यहाँ पे कन्वेंस को छुड़ा सकता है। तो क्या यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर कन्वेंस ओनर जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है? तो ऐसा नहीं है कि वो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, उसे जीएसटी के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, लेकिन फिर भी उसे जीएसटी एक्ट के अंदर पेमेंट यहाँ पे करने की रिक्वायरमेंट आ रही है। तो ऐसे केस के अंदर जो आपका टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो हमने अभी रूल 87(4) के अंदर देखा, तो ऐसे केस के अंदर आपका रूल 87(4) का जो टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसका यहाँ पे यूज आता है। तो जब आपको समझ आ गया है कि आपको यहाँ पे टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, उसका एग्जैक्टली यूज़ क्या है, और यहाँ पे गवर्नमेंट को एक नया रूल लाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, तो इसके बाद हम समझते हैं कि एग्जैक्टली अब नोटिफिकेशन क्या है और नोटिफिकेशन के अंदर गवर्नमेंट ने क्या बात लिखी है। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो आपका टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसका पूरा प्रोसेस कैसे काम करेगा, उसकी प्रोसीजर की बात यहाँ पे रूल्स के अंदर नहीं थी, तो उसी के बारे में बात करते हुए गवर्नमेंट एक नया रूल लाई है। जो नया नोटिफिकेशन आया उसके अंदर एक नया रूल लाई है, रूल 16 इसके अंदर पूरा प्रोसेस इन्होंने बताया कि जो आपका टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसका ग्रांट का प्रोसेस क्या होगा, कैसे उसे ग्रांट किया जाएगा, या ग्रांट क्या है, कैसे है, पूरी इसके बारे में बात होगी। तो जहाँ पे एक पर्सन जो लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो जीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है, लेकिन वो कोई पेमेंट करने के लिए लाइबल है जीएसटी एक्ट के प्रोविजंस की अकॉर्डेंस के अंदर। तो हमने जैसे अभी वो केस देखा जिसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल तो नहीं है, लेकिन आपको जीएसटी एक्ट के प्रोविजंस की अकॉर्डेंस के अंदर कोई पेमेंट करनी है। तो कोई ऐसा पर्सन जो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है, लेकिन जिसे जीएसटी एक्ट के प्रोविजंस की अकॉर्डेंस के अंदर कोई पेमेंट करनी है, तो ऐसे पर्सन के लिए जो प्रॉपर ऑफिसर है वो ग्रांट कर सकता है उन्हें एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आपके जो प्रॉपर ऑफिसर वो आपको एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर ग्रांट करेंगे, और वो किस तरह से देंगे, वो जो ऑर्डर पास करेंगे वो आपको पार्ट बी ऑफ जीएसटी आरईजी 12 फॉर्म के अंदर देंगे। तो जो आपका जीएसटी आरईजी 12 फॉर्म है उसके पार्ट बी के अंदर वो एक ऑर्डर देते हुए आपको एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे, और आपको जो टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा उसके थ्रू आप इस तरह की कोई भी पेमेंट कर पाएंगे। तो इस पूरी चीज़ को समझने से अब आपको एक क्लैरिटी आई होगी कि टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर का कहीं पे भी मतलब ये नहीं है कि आपको कोई परमानेंट रजिस्ट्रेशन देने से पहले, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन देने से पहले आपको कोई एक टेम्परेरी नंबर दिया जा रहा है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल नहीं है, लेकिन फिर भी उसे जीएसटी के प्रोविजंस के अकॉर्डेंस के अंदर कोई पेमेंट करनी है, जिसे हमने भी डिटेल के अंदर देखा, तो उनको यहाँ पे टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपके प्रॉपर ऑफिसर है वो यहाँ पे ग्रांट करेंगे। और किस फॉर्म के अंदर करेंगे, जीएसटी आरईजी 12 के पार्ट बी के अंदर वो यहाँ पे इसे ग्रांट करेंगे। और जैसा कि हमने यहाँ पे ये भी देखा कि जो आपका रूल 87 था, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वाला रूल था, उसके सब रूल 4 के अंदर भी यहाँ पे एज पर रूल 16 ऐड करने की बात की गई। जो हमने अभी रूल 87(4) के अंदर देखा कि पहले यहाँ पे बात खत्म हो जाती थी सिर्फ ऑन दी कॉमन पोर्टल तक की, और वो ऑन दी कॉमन पोर्टल किस तरह से होगा वो बात वहाँ पे कहीं पे लिखी नहीं हुई थी। तो अब यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि वो पूरा प्रोसेस एज पर रूल 16 काम करेगा। वो यहाँ पे इन्होंने एक और अमेंडमेंट लाके एक इंसर्ट कर दिया वर्ड्स एज पर रूल 16। अगला चेंज इस चीज़ को गिव इफेक्ट करने के लिए वो क्या लेके आए हैं, तो जो आपका जीएसटी फॉर्म आरईजी 12 था उसके अंदर इन्होंने चेंजेस किए हैं। तो जो पुराना फॉर्म था उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया इन्होंने एक नए जीएसटी आरईजी 12 फॉर्म से। तो जो पहला आपका जीएसटी आरईजी 12 फॉर्म था वो सिर्फ रूल 16 के रिगार्डिंग बात करता था। अब जो जीएसटी आरईजी 12 फॉर्म है वो रूल 16 के साथ साथ रूल 16A के बारे के अंदर भी बात करेगा। तो अब ये जो नया जीएसटी आरईजी 12 फॉर्म आए उसे भी एक बार हम देख लेते हैं। तो जब आप नया जीएसटी आरईजी 12 फॉर्म देखेंगे तो पहले यहाँ पे जो सिर्फ बात होती थी वो रूल 16 की यहाँ पे बात कर रहा था।
तो सी रूल 16(1) की यहाँ पे बात करता था, अब ये 16(a) को भी यहाँ पे कवर कर रहा है। तो जब आप इस फॉर्म की हेडिंग देखेंगे तो ये फॉर्म बोलता है कि आपको ऑर्डर दिया जाएगा ग्रांट ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन या टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर। हमारे पर्टिकुलर केस के अंदर रूल 16(a) के लिए ये जो टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर वाला केस है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा एक ऑर्डर के थ्रू जो GST RG 12 के अंदर आएगा, और इसके रिगार्डिंग ये फॉर्म यहाँ पे बात कर रहा है। और इसके लिए जो पार्ट बी है इस फॉर्म का वो यहाँ पे रेलिवेंट हो जाता है। तो पार्ट बी के अंदर क्या बात लिखते हैं यहाँ पे, तो जहाँ पे जो अंडरसाइंड है, मतलब जो नीचे प्रॉपर ऑफिसर है, उनके पास सफिशिएंट रीजन है कि उनको ऐसा लगता है कि जो पर्सन है वो लाइबल है कोई भी पेमेंट करने के लिए इस एक्ट के अंदर, मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो GST एक्ट के अंदर पेमेंट करने के लिए लाइबल है, तो ऐसे केस के अंदर वो यहाँ पे उन्हें एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर दे सकते हैं, एक ऑर्डर पास कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे। और वो ऑर्डर कहाँ पास होगा, जो पार्ट बी है GST RG 12 का, वहाँ पे ये ऑर्डर जो आपके प्रॉपर ऑफिसर है वो यहाँ पे देंगे। तो इसके अंदर वही पहले बेसिक डिटेल, नाम, जेंडर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह आ जाएगा, आपका पैन नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी, अदर डिटेल्स वगैरह आपके जो प्रॉपर ऑफिसर है वो यहाँ पे डाल के आपकी टेम्परेरी आईडी वगैरह जनरेट करेंगे और उसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी वो यहाँ पे आपको बताएंगे। इसके बाद आपको एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जब ये आपका GST RG 12 के अंदर पार्ट बी के अंदर आपका एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होगा, उसकी यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है, मतलब ये जो फॉर्म GST RG 12 के पार्ट बी का जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे कॉपी भेजी जाएगी जो आपका कोरस्पॉन्डिंग सेंट्रल या स्टेट जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है, मतलब आपके एरिया का जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है उनको भी इसकी एक कॉपी भेजी जाएगी। तो इस तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे काम करेगा। तो आई होप आपको हमारे इस पूरे डिटेल डिस्कशन के थ्रू, अगर आपके दिमाग में कोई भी टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर के रिगार्डिंग डाउट्स थे, आपको कोई मिसकंसेप्शन थे कि ये क्या है, क्या ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन से पहले कोई चीज़ है, आपको एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी ये नहीं है, उसके रिगार्डिंग आपको एक क्लैरिटी मिली होगी। और आई ऑल्सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।